हेलो स्टूडेंट्स, सीए फाइनल पेपर 6D इकोनॉमिक लॉज एक्ट कंपटीशन एक्ट 2002। हम कंपटीशन एक्ट 2002 का रिवीजन करेंगे और पूरे का पूरा एक्ट का हम इसे रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, स्टार्टिंग के कुछ पेजेस स्टडी मटेरियल में सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जिसमें से मुझे नहीं लगता कोई पेपर में आने वाली कोई खास चीज होती है। मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए फिर भी कि कंपटीशन का मतलब क्या है। ये एक सिचुएशन है, मार्केट के अंदर है, जहां हर कोई सेलर कोशिश कर रहा है कि बायर उसका हो जाए, ताकि उसका एक गिवन ऑब्जेक्टिव अचीव हो, चाहे वो प्रॉफिट कमाने का, चाहे सेल्स बढ़ाने का, या उसका मार्केट शेयर का। एक आता देखिए, इंस्टीट्यूट कोई क्वेश्चन बनाना भी चाहे तो बना भी सकता है इन बेसिक्स में से, तो इसलिए मैं कुछ नाम भी लिख देता हूं कि सबसे पहले ये कंपटीशन एक्ट जो बना, उससे पहले का देखिए थोड़ा इतिहास। कंपटीशन ही वो 19वीं सदी में फिलिप हार्वर्ड नाम के एक जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने ट्रेड के ऊपर काफी कुछ लिखा और उन्होंने इस चीज के ऊपर तवज्जो दी कि ट्रेड फ्री होना चाहिए, मतलब कंपटीशन बढ़े। उसका बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर को है, क्योंकि आधे दाम में आपको चीज मिल जाती है और ऑप्शंस मिलती हैं। तो यही चीज इन्होंने कहा कि हाफ प्राइस में चीजें मिलेंगी। और इसी के ऊपर कंपटीशन पे एक स्ट्रेटेजिस्ट थे माइकल पोर्टर, उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, क्या जापान कंपटीशन कर सकता है। अपने कुछ उसके को ऑथर भी थे, हिरोताका टेकुची, मैरिको साकाकिबोरा। तो इनकी रिसर्च में इन्होंने एक खूबसूरत चीज पाई। इन्होंने क्या कहा कि जापान के अंदर अगर डोमेस्टिक कंपटीशन है तो इंटरनेशनल पे भी वो सामान बेच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब, पहले अपने देश के अंदर कंपटीशन क्रिएट करो, तभी आप इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देयर आफ्टर देखिए, वर्ल्ड बैंक ने 1996 में अपना पेपर पब्लिश किया कंपटीशन पॉलिसी के ऊपर। तो गोल यही था कि हमें कंपटीशन को बढ़ाना है। तो हमारे देश में राघवन कमेटी 1999 में बनी। 2001 में नोबेल प्राइज विनर थे जोसेफ स्टिग्लिट्ज, इन्होंने काफी कंपटीशन पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दिया और उन्होंने कहा ये कोई लग्जरी नहीं है मॉडर्न जमाने में, और खास करके हम ये कहें कि रिच कंट्रीज की सिर्फ कंपटीशन को एंजॉय करें। तो इसलिए मेन कंपटीशन तो कहाँ चाहिए, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। और उन्होंने कहा कंपटीशन लॉ, अब कंपटीशन पॉलिसी अलग चीज है, लॉ क्या है। तो पॉलिसी बनेगी तो उसके अंदर से ही निकल के क्या आएगा, लॉ निकल के आएगा। तो इसलिए कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें भारत में इसकी इवोल्यूशन की, तो हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 38 में भी लिखा है, किसके ऊपर लिखा है, सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी, समाज का भला हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो। इसलिए हमारे देश में पहले एक एक्ट बना था, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1969। लेकिन 1991 में हमारी इकोनॉमी क्या हुई, ओपन हुई, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, और उसमें होता था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कंट्रीज के बीच में, ये खत्म हो रहा था। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश होती है, यूरोप में इसके ऊपर मीटिंग वगैरह हुई थी। और 1997 में एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी सरकार की तरफ से बनाई जाती है, और उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा 1999 में उन्होंने कहा कि MRTP एक्ट ऑब्सोलीट हो गया। तो कंपटीशन एक्ट बनाया गया, जिसके ऊपर ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट साहब ने हस्ताक्षर कर दिए 13 जनवरी 2003 को, जबकि एक्ट ध्यान दीजिए 2002 का है, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। अब बात को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, कंपटीशन एक्ट में 9 चैप्टर्स आते हैं जो डिवाइड होते हैं 66 सेक्शंस में। 9 चैप्टर्स हैं, उसको थोड़ा समझना बड़ा जरूरी है। चैप्टर नंबर 1 हर एक में प्रिलिमिनरी होता है, 2 सेक्शन है, मेनली डेफिनेशन कह लीजिए। मेन यहां पे है चैप्टर नंबर 2 कंपटीशन एक्ट में, और इसमें 3 चीजें हैं कि भाई साहब कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाई है, जिसे हम कहते हैं ACA, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो देश के लिए सही नहीं है। आप डोमिनेंट पोजीशन पे एंटरप्राइज है, बड़ी अच्छी बात है, बट उसका अब्यूज ना करें। कंपनियां आपस में मिलकर काम करती हैं, जिसे हम मोनोपोली वगैरह कह देते हैं, तो उसको एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, कॉम्बिनेशन, कि आप कॉम्बिनेशन में काम करें, बट बड़ा जरूरी है उनको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। तो मेन एक्ट जो आपका है वो ये पता होना चाहिए कि भैया ये एक्ट ना इसी के इर्द गिर्द, मतलब सारी कहानी किसके ऊपर है, सारी कहानी घूमती है हमारे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर घूमती है। और अब कोई भी आप एक्ट बनाते हो तो उसको लीगल फ्रेमवर्क ढंग से करना बड़ा जरूरी है। तो यहां पे अथॉरिटीज बनाई गई, जिसे मैं कहता हूं 3 लेवल पे। सबसे पहले है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देन आता है देखिए एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये सेकंड अथॉरिटी है, और तीसरी अथॉरिटी देखिए आपको नजर आएगी, डेट विल बी सुप्रीम कोर्ट। तो पहला रेगुलेटर CCI है, उसके ऑर्डर से कुछ नहीं है तो एपेलेट ट्राइब्यूनल, वरना जाएंगे आप सुप्रीम कोर्ट के पास। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा अथॉरिटी के ऊपर
चैप्टर नंबर 3 ये कैसे बनेगी, ये वो 7 से 17 सेक्शन है और उसके फंक्शंस 18 से 40 तक है। और एक इन्हीं का अफसर है डायरेक्टर जनरल, उसके ऊपर एक अलग से कह लीजिए सेक्शन है। और पेनल्टीज जो है वो आती हैं 42 से 48, और पेनल्टीज भी कौन देगा, ऑर्डर सीसीआई ही देगा। और कंपटीशन हमें बढ़ाना है, ये वो कह लीजिए। और सीसीआई के अकाउंट्स ऑडिट के ऊपर भी है। कुछ एक मिसलेनियस है जिसमें आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर कि आप नॉर्मल कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते, और इस एक्ट का क्या रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट। हम सेक्शन 1 अगर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1 कहता है ये पूरे देश में लगेगा सिवाय जेएंडके के, और कमेंसमेंट की अलग अलग डेट रहेंगी। वो मैंने बता दिया था कि प्रेसिडेंट साहब ने साइन कब किए हैं, 13 जनवरी 2003 को किए हैं। हर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है जिसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं कि एक्ट क्यों बना है। तो मेरी तरफ से एक सिंपल कोड की है, पी 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 पी, 4 बार पी, बट इतनी भी ना पी। पी से हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एडवर्स प्रैक्टिसेस। पी से हम प्रमोट करेंगे कंपटीशन। पी से हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। पी से हमें प्रोवाइड करना है इंसिडेंटल मैटर, कोई किसी भी एक्ट को चलाने के लिए। और एक अथॉरिटी जैसे मैंने कहा वो भी हम इस्टेब्लिश करेंगे जिसे हम कहते हैं सीसीआई, या इसे यूं कह लीजिए, हमें इंश्योर करना है फ्रीडम ऑफ ट्रेड। कंपटीशन एक्ट को हमारे देश में एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही हैंडल करता है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 1 में अब देखते हैं डेफिनेशंस, कुछ एक इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ कंसेप्ट वाइज भी देखेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन से साफ पता चला आप किसी को खरीद रहे हो। खरीद रहे हो तो एक तरह से क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन करते जा रहे हो ना इंटरप्राइजेस को, तो हो सकता है ये नुकसानदायक हो। इसलिए पहली बात मैंने कहा था 3 चीजें इस एक्ट के अंदर, एक सेक्शन 3 में एसीए, सेक्शन 4 में एडीपी, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सेक्शन 5 में है कॉम्बिनेशन, और 6 में उसे करना है हमें रेगुलेट। तो इसलिए इसका रेलिवेंस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो कहता एक्विजिशन का मतलब है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने खरीद लिया है या एग्रीमेंट किया है, खरीद लेंगे। क्या खरीद लेंगे, ध्यान दीजिए 3 चीजें हैं, या तो शेयर, या और शेयर का मतलब ऑब्वियसली आप ये लेके चलेंगे किसी का एक्विजिशन तभी करेंगे अगर शेयर कौन से हो, जिनके ऊपर वोटिंग राइट हो। वोटिंग राइट इक्विटी शेयर पे होते हैं, या इसलिए वर्ड है वोटिंग राइट। या एसेट्स ले लिया आपने किसी एंटरप्राइज के, एंटरप्राइज हम पढ़ेंगे 2H में, या आपने किसी एंटरप्राइज का कंट्रोल ले लिया है, कंट्रोल ऑब्वियसली ओवर मैनेजमेंट। देन देखिए जब आप एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बनाएंगे, एग्रीमेंट हुआ ना, तो इसलिए 2B का रेलिवेंस कौन से सेक्शन से है, 3 से, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में है, सिंपल एक कोड की है मेरी तरफ से, अववा, कि आपका कोई अरेंजमेंट है या अंडरस्टैंडिंग है या एक्शन है इन कंसर्ट। कंसर्ट का मतलब मिलजुल के, मतलब कोई ना कोई आपका बिहेवियर है, राइट, कोई कोल्यूशन है जिसे हम मिली भगत कहते हैं, वो कुछ ना कुछ आपका कॉमन इंटरेस्ट है। कहता है ये एग्रीमेंट चाहे फॉर्मल है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटिंग में है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपकी मंशा है कि हम इसे इन्फोर्स करेंगे लीगल प्रोसीडिंग से, मतलब केस के द्वारा इन्फोर्स करेंगे, ऐसा है या नहीं है, जैसा मर्जी हो हम एग्रीमेंट मान के चलेंगे। 2C के अंदर आता है जी कार्टल। कार्टल का मतलब कुछ कंपनियां आपस में कंबाइन हो गई एंटरप्राइजेस, ठीक। कंबाइन होने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपकी भावना से, आप अच्छे काम के लिए हुए हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या एक्सप्लॉयटेशन के लिए। इसलिए कहते हैं कि एसोसिएशन है, किसका है, सिंपल एक कोड की, PDS-TS, प्रोड्यूसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेलर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, जिन्होंने क्या किया आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम क्या करेंगे, ये है इंपॉर्टेंट चीज, LCA करेंगे। व्हाट इज LCA, लिमिट लगाएंगे, कंट्रोल लगाएंगे, या कोशिश करेंगे लिमिट लगा सकें। किसके ऊपर, देखिए प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे, सेलर है तो सेल पे, या ट्रेडर है तो कह लीजिए प्राइस या ट्रेडिंग, सर्विस प्रोवाइडर है तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे। अगर आप वेलफेयर के लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रेंट लगाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना देखिए कार्टल क्या है, ये तो एक ओपन इकोनॉमी में कैंसर की तरह है, क्योंकि आपकी मंशा अच्छी नहीं होने वाली है। और ICN ने कहा, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ने, कि बड़ा डिफिकल्ट है इन कार्टल के साथ डील कर पाना, बिकॉज ये सीक्रेटिव होते हैं, हमें पता नहीं चलता कार्टल हुआ पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा। जैसे कई एयरलाइंस से आप टिकट बुक करवाते हो, सबका रेट आप सेम देख रहे हो, अरे अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग फैसिलिटी है, अलग अलग जहाज हैं, तो एक रेट कैसा हो सकता है। नंबर 2, अथॉरिटी, जैसे हमने बात करी CCI, भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ स्किल चाहिए ताकि वो इनके खिलाफ एविडेंस वगैरह इकट्ठा कर सकें डिसीजन ऑर्डर देने के लिए। और इंटरनेशनल अगर कार्टल है तो बताइए उनके ऊपर हम जुडिशियल रीच, मतलब उनके ऊपर केस कैसे चलाएं। कार्टल किसी भी लेवल पे हो सकता है, जैसे इंटरनेशनल कार्टल हो सकता है, इंपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, और एक्स्ट्रा कहें तो प्राइसिंग को लेके, मार्केट एरिया को लेके कई चीजें हो सकती हैं। इन 1998 में OECD, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने की कुछ रिकमेंडेशंस, उन्होंने कहा कि कार्टल्स आर द मोस्ट
एग्रीगियस मतलब बैड वायलेशंस हैं कंपटीशन लॉ के, मतलब कंपटीशन एक्ट में सबसे बेकार जो चीज है, खतरनाक जो चीज है वो है कार्टेल। बढ़ते हैं हम आगे। देखिए 2F में आता है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के साथ ही कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो कहता है कंज्यूमर या तो होगा गुड्स का या होगा सर्विसेज का। चार बातें हैं। कहता है हम कंज्यूमर का मीनिंग क्या ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, पर्सन की डेफिनेशन 2L में आएगी, जिसने खरीदा गुड्स या सर्विसेज क्या की हैं, सर्विसेज बाय नहीं कहते, हम कहते हैं हायर या अवेल की हैं। कॉन्सिडरेशन में चार बातें, या तो दे दी है, या वादा किया है, या पार्टली कर दिया है, या डेफर्ड पेमेंट है जिसे इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे। एंड इंक्लूड्स कहता खरीदने वाला भी कंज्यूमर है, जो यूज कर रहा है बायर की अप्रूवल से वो भी क्या रहेगा, कंज्यूमर। इसी तरह से सर्विसेज में जो बेनिफिशियरी है, जैसे फिल्म की टिकट या कह लीजिए ओला मैंने बुक करी और राइड आप ले रहे हो। पर्पस क्या हो सकता है गुड्स का, चाहे पर्सनल यूज के लिए खरीदो, चाहे कमर्शियल के लिए खरीदो, चाहे रीसेल के लिए, कुछ भी हो, तब भी आप कंपटीशन एक्ट में कंज्यूमर हो। लेकिन ध्यान दीजिए, एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, भी आपने कहीं देखा होगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये डेफिनेशन कंज्यूमर की नैरो है, क्योंकि वहां उसका मतलब है ओनली पर्सनल यूज के लिए। तो छोटे लेवल पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट बड़े लेवल पे है, क्योंकि इंटरप्राइजेस क्या करती हैं, रीसेल भी तो करती है ना, तो इसलिए वो यहाँ आया। और सर्विसेज में भी देखिए यही दो पर्पज है, पर्सनल यूज, टिक का मतलब है सेम लाइन इधर से, राइट, कमर्शियल यूज, लेकिन सर्विसेज कभी रीसेल नहीं होती हैं। देन देखिए, जब बात करी हमने कंज्यूमर या तो होगा गुड्स का या सर्विसेज का, 2I में गुड्स की डेफिनेशन है। गुड्स में कहता है, देखिए इसका सेम वही मीनिंग है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बताया गया है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है सिर्फ मूवेबल आएंगे मींस, और इंक्लूड में कहता है वो सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी, और जो भी क्रॉप्स, ट्रीज वगैरह या कोई भी जो चीज जमीन के साथ अटैच की है वो भी आ जाएगी। लेकिन एक चीज आपको करना होगा, उसे सिवेयर करना होगा, जिसका मतलब है जमीन से अलग करना होगा, तभी वो क्या होगा, मूवेबल होगा। लेकिन आगे कहता है डज नॉट इंक्लूड, हम इसे गुड्स नहीं मानेंगे अगर इमूवेबल है या एक्शनेबल क्लेम है। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे लेने, वो एक्शनेबल क्लेम होता है, जैसे ये केस भी है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मनी क्योंकि मार्केट में ऐसे खरीदी नहीं बेची जाती, एक्सेप्ट वो रेयर कॉइन्स या फॉरेन करेंसी हो। लेकिन साथ में डेफिनेशन ने ये कह दिया कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मीनिंग तो लेना ही है, लेकिन साथ में अलग से कंपटीशन एक्ट में बताया इन चीजों को भी हम गुड्स लेंगे। कोई भी प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया है, प्रोसेस किया है या माइन से निकाला है। लेकिन जैसे हम यहां कह रहे थे स्टॉक सिक्योरिटीज भी गुड्स हैं, लेकिन कंपटीशन एक्ट ने कहा डिबेंचर हो, स्टॉक हो, शेयर हो, ये कब लेने हैं, आफ्टर अलॉटमेंट ही वो गुड्स कहलाएंगे। कहने का मतलब जैसे केस मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास, आपने एप्लीकेशन मनी ली है, कंपनी ने अभी अलॉटमेंट नहीं करी है, तो ये गुड्स नहीं है, ये क्या बनेगा, एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि आप एक एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। तो जब तक अलॉटमेंट ना हो वो गुड्स नहीं है। एक केस है एसबीआई वर्सेस नीटा अशोक नायका की एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट जॉब होती है आपकी, वो भी गुड्स है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ध्यान दीजिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपटीशन एक्ट में फर्क क्या है, दोनों में सिक्योरिटीज आती हैं, लेकिन हमारे कंपटीशन एक्ट में क्लियरली बताया गया आफ्टर अलॉटमेंट। तो इसे कहते हैं हम एक स्पेसिफिक प्रोविजन। तो स्पेसिफिक प्रोविजन हमेशा प्रिवेल करती है किसके ऊपर, एक जनरल प्रोविजन के ऊपर। 2U में आती है सर्विसेज, इसमें कुछ नहीं है, कहता कोई भी सर्विस, एनी डिस्क्रिप्शन जो आपने मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर को दिया है, कोई भी, जितनी भी आती हैं, देखिए दुनिया भर के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जितनी भी सर्विसेज आपको मालूम है, राइट। ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी सर्विसेज की डेफिनेशन है, लेकिन यहां पे डेफिनेशन क्या है, वाइडर है कंपटीशन एक्ट में। आगे कहानी आती है इंटरप्राइज, क्योंकि पूरे एक्ट में आपको बार बार यही वर्ड दिखेगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन H में, इंटरप्राइज। कहता कोई भी पर्सन आता है 2L में, तो एक बार पर्सन देख लीजिए। पर्सन आप वैसे इनकम टैक्स के मुताबिक भी आप जानते होंगे, फेमा एक्ट के मुताबिक भी वही सेम है। 2L में देख लीजिए, कोई भी आ गया, इंडिविजुअल, HF कंपनी, फर्म, AOP, BOI, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे आप किसी स्पेशल एक्ट में हो, कॉर्पोरेशन हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोऑपरेटिव हो, लोकल अथॉरिटी हो, या लास्ट में बैलेंसिंग फिगर AJP, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी हो, सारे पर्सन है। तो कहता एंटरप्राइज का मतलब कंपनी ना ले, सारे आगे, कोई भी पर्सन, इवन गवर्नमेंट का विभाग भी, जो कि अंगेज है किसमें, किसी भी एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी कौन सी बताई इन्होंने, 3 बताई। एक तो वही जो कार्टेल में पढ़ा था, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ आर्टिकल्स, गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ एनी काइंड, कोई भी सामान। लेकिन हाँ, एक्सप्लेनेशन में क्लियरली बताया गया कि कोई भी आर्टिकल लेते हैं तो न्यू होना चाहिए, न्यू आर्टिकल, न्यू सर्विसेज। इवन एक्टिविटी के अंदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो भी आएगा। या इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं, या सिक्योरिटीज का काम कर रहे हैं, जैसे एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज हो।
चाहे खुद करें या थ्रू वन ऑफ इट्स यूएसडी, जिसका मतलब है अपनी यूनिट सब्सिडरी डिवीजन के द्वारा, चाहे वो किसी भी जगह पे सिचुएटेड हो, आप उसके द्वारा ये काम कर रहे हैं। बढ़िया चीज है, कहता हम इन एक्टिविटी के लिए किसकी हैं, ये सरकार की हैं, हम आपको एंटरप्राइज नहीं मानेंगे, डज नॉट इंक्लूड। ये कौन से फंक्शंस हैं, सॉवरेन फंक्शंस जो सिर्फ गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे इन्होंने डिटेल बताई, मेरी तरफ से कोड की है, सीडी साफ, करेंसी हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, एटॉमिक एनर्जी हो, या फॉरेन फंक्शंस जहां पे लॉ एंड ऑर्डर कह लीजिए, जहां सरकार इवन कोर्ट के आगे आंसरेबल नहीं होती है, हम आपको एंटरप्राइज नहीं मानेंगे। तो इस पे केस रहा है पेनिनसुलर ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। बड़ा पुराना केस है, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के दौरान का 1861 का केस है, ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ। किंग कैन डू नो रॉन्ग, जैसे अंग्रेज कहते हैं किंग और क्वीन उनका कोई गलती नहीं कर सकता, मतलब उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे जो उनके सर्वेंट ने काम किया है। तो कोर्ट ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी जो धंधा करने इंडिया में आई थी वो सॉवरेन फंक्शन थोड़े मेंटेन कर रही थी किंग के बिहाफ पे, तो वो सॉवरेन नहीं है, इसलिए वो लायबल होगी फॉर द एक्ट ऑफ इट्स ऑफिसर्स। इसके बाद देखिए, जैसे एक्विजिशन में 2A में हमने पढ़ा शेयर्स आपने खरीदे हैं, तो 2B में कहता है शेयर्स का मतलब शेयर है इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, कंडीशन क्या है, वोटिंग राइट पक्का होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप बाय डिफॉल्ट कह रहे हो इक्विटी शेयर, राइट। लेकिन ये भी पता होना चाहिए अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 14, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल से एरियर में है तो उनको इक्विवेलेंट वोटिंग राइट विद इक्विटी शेयर होते हैं। साथ में क्या गया, कोई भी सिक्योरिटी जिससे आपको हक मिलता है कि आपको बाद में शेयर्स मिल जाएं विद वोटिंग राइट, जैसे एग्जांपल दें कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, तो इसे भी हम शेयर्स मान लेंगे। और कहता है स्टॉक, जो कि स्टॉक क्या होता है, फुली पेड अप शेयर्स को आप कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक में, वो यूनिट्स में नहीं होता, रुपीज में होता है। तो कहता है इवन स्टॉक को भी हम शेयर लेके चलेंगे जब तक आपने स्टॉक और शेयर में कोई डिफरेंस ना बताया हो। देन देखिए ये ट्रेड, बेकार सी डेफिनेशन, ट्रेड वही प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी काम आपने करना। टर्नओवर का बड़ा रेलिवेंस है 2Y के अंदर, क्योंकि जो पेनल्टी लगती है ये हम देखेंगे भी सेक्शन 27 के अंदर भी, पेनल्टी बेसिकली टर्नओवर के ऊपर लगती है, राइट। तो टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज जो आपने क्या करी है, सेल करी है। लास्ट में चलिए ये 3 सेट ऑफ डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं, दैट इज रेलिवेंट मार्केट, 2RS एंड इसके साथ है T, 3 ये सेक्शन। रेलिवेंट मार्केट का मतलब क्या है, देखिए पहली बात ये कहा गया ये एक मार्केट है जो डिटरमिन करेगा CCI बताएगा रेलिवेंट मार्केट क्या चीज है। CCI 2 तरीके से ये रेलिवेंट मार्केट बताएगा, या तो एरिया वाइज जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिक, या समान वाइज जिसे हम कहते हैं रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन जानने के लिए पहले एक ये केस देख लीजिए, CCI वर्सेस कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस वेस्ट बंगाल फिल्म्स एंड टीवी। तो यहां पे बताया गया कि रेलिवेंट मार्केट का पर्पस क्या है, इज टू आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कंस्ट्रेंट्स दैट अंडरटेकिंग्स फेस इन द मार्केट, कि इसका पर्पस यही है कि अंडरटेकिंग्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है मार्केट के अंदर, कंस्ट्रेंट, रोक, कंपटीशन से रिलेटेड। तो CCI बताएगा, इसको कैसे बताएगा, या तो एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज। तो रेलिवेंट ज्योग्राफिक मार्केट क्या है, मार्केट कंप्राइजिंग द एरिया लोकल हो सकता है, रीजनल हो सकता है, मेट्रो, नेशनल, इंटरनेशनल, कुछ भी हो सकता है, जहां कंडीशंस ऑफ कंपटीशन फॉर सप्लाई या डिमांड ऑफ GS मतलब गुड्स और सर्विसेज क्या है, डिस्टिंक्टली होमोजीनियस है, मतलब एरिया है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम लेकिन थोड़ा फर्क है, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द नेबरिंग एरिया। जैसे आप गोवा घूमने जाते हो, वो एरिया है, वहां पर लाइफस्टाइल ही अलग है। ऐसे ही जैसे आप 2 मार्केट देखते हो अलग अलग, एक दिल्ली में थोक मार्केट है, एक आपके लोकल इलाके में होगी, है तो समान वही सेम लेकिन फर्क तो है ही। तो हम यहां देखेंगे इवन सेक्शन 19 के अंदर हम इसे पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 19 के अंदर, कि जब CCI इंक्वायरी करता है एंटी कॉम्पिटिटिव वगैरह ये रेलिवेंट मार्केट से रिलेटेड, वो कुछ फैक्टर्स ले डाउन करता है। तो एक ज्योग्राफिक मार्केट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर एक कोड की है PG पे ताला लगा रहे, इस तरह से। P से है प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, आप गुजरात से हैं, आप कश्मीर से हैं, खाने पीने में फर्क है। गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे हिमाचल प्रदेश में अलग है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम वगैरह जाओगे तो भैया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एरिया के हिसाब से लगती है। लोकल रिक्वायरमेंट्स आपके इलाके की, जैसे कोस्टल एरिया है, समुद्र के पास है तो सी फूड मिलेगा। लैंग्वेज हमारे देश में तो कितनी ज्यादा है,
तो हर एरिया वाइज कहीं 5 किलो के हिसाब से सामान बेचा जाता है, कहीं क्विंटल के हिसाब से, कहीं मन के हिसाब से, कहीं टन के हिसाब से। या रेगुलेशन जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अलग अलग है। प्रोडक्ट में आ गया ये कंप्राइजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है विच आर रिगार्डेड एज इंटरचेंजेबल और सब्सटीट्यूटेबल। जैसे आप लॉ मुझसे पढ़े हैं, किसी और से पढ़े हैं, तो लॉ ही ना, तो आप सब्सटीट्यूट तो कर ही सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हो, वजह क्या रहती है? सभी का अपना एक स्टाइल है, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस हो सकता है, या आपका इंटेंडेड यूज क्या है। जैसे जो बच्चे हैंड रिटन पढ़ना चाहते हैं तो दे लाइक मी, वाई? बिकॉज मैं एक एक वर्ड लिखवा के करवाता हूं, वो उनका एक आपका एक मंच है, मैंने कैसे पढ़ना है, राइट। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं रेलिवेंट प्रोडक्ट मार्केट के, जैसे इन हाउस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स वगैरह। तो यहां पे आकर के मेनली कह लीजिए हमारी बड़ी बड़ी डेफिनेशन समाप्त होती हैं। इसके बाद चैप्टर 2, जैसे मैंने कहा 3 चीजों पे है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। सबसे पहले हम सेक्शन 3 में बात करने जा रहे हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। देखिए आप एंटी कॉम्पिटिटिव क्या है? जिससे आप लिमिट लगा रहे हो किसके ऊपर? वही प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ट्रेडिंग, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, जिससे क्या हो सकता है? एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन हो सकता है। AEC ये वर्ड डिफाइन नहीं है, लेकिन हो रहा है या हो सकता है। लेकिन देखिए अगर आपकी मंशा अच्छी है, आप इंक्रीज करना चाहते हैं एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरह से अलाउड है। और दूसरी बात यह है, देखिए कोई भी अगर आपके ऊपर केस करता है कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, तो आप एज ए डिफेंडेंट आपको साबित करना होता है कि मैं एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं कर रहा हूं। तो एज सच ये एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड होते हैं। हम इन एग्रीमेंट्स को देखिए 2 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल सबसेक्शन 3 में, वर्टिकल सबसेक्शन 4 में। हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि इस तरह से लाइन, मतलब आप बराबर हो दोनों कॉम्पिटिटर, मतलब आप सिमिलर एंटरप्राइज हो, जैसे होलसेलर का एग्रीमेंट सेम लेवल पे हो गया, आप कंपीटिंग हो गए, सेम ही काम कर रहे हो, राइट। होलसेलर, रिटेलर इस तरह से। और वर्टिकल का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट लेवल पे काम करे तो आप नॉन कॉम्पिटिटिव हो, जैसे होलसेलर का रिटेलर के साथ, तो दैट इज वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल कितने तरह के हो सकते हैं? ये 4 तरह के हो सकते हैं। कोड की है PP, बादाम मिल्क। P से आपने प्राइस के ऊपर रोक लगा दिया, P से आपने प्रोडक्शन के ऊपर रोक लगा दिया, B से आपने बिड रिगिंग मतलब मिल के जैसे ऑक्शन, टेंडर टूंडर निकलते हैं, वो मैनिपुलेट कर लिया। M से मार्केट शेयर, आपने रोक लगाई है, भाई तू इस एरिया में काम कर ले, मैं उसमें, तू ये सामान बेच ले, मैं वो सामान बेच लूं, इस ढंग से। और वर्टिकल में 5 तरह के आते हैं। इसकी कोड की है तीर, हिंदी वाला तीर, TEERR। पहला है टाई इन अरेंजमेंट, जिसका मतलब है आप एक सामान बेच रहे हो, मान लो स्कूटर बेच रहे हो और अगले को कंपेल कर रहे हो हेलमेट भी ले। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, जैसे आप कह रहे हो कि आप अपनी दुकान पे सिर्फ पेप्सी बेचो। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, कि आप इस इलाके में आप ही डिस्ट्रीब्यूटर हो, कोई और नहीं होगा। रिफ्यूजल टू डील, कि भैया ना मेरे को अगर आप सामान बेच रहे हो, किसी और को इस मार्केट में आप नहीं दोगे। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, जैसे मैं आपको सामान बेच रहा हूं लेकिन एक कंडीशन लगा रहा हूं कि आगे जब आप बेचोगे इससे कम रेट पे नहीं बेचना। देखिए इसके ऊपर कुछ केस स्टडीज भी हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल के ऊपर हम केस स्टडी की बात करें, पहला केस है एल्युमिनियम फॉस्फाइड टेबलेट मैन्युफैक्चरर्स का केस है, जहां पे ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में जैसे कह लीजिए गोलियां वगैरह बेची जाती हैं, उसका ये केस था FCI का 3 एंटरप्राइजेस के साथ। तो वहां देखा ये गया कि ये तीनों एंटरप्राइजेस जो ये दवाई बेचती हैं, बिल्डिंग में भी उनके पास सेम टाइम पे आ रही हैं और प्राइसिंग भी सेम है, तो पता ही चल रहा है कि आपने आपस में सेटिंग कर रखी है। BP खरे साउदर्न ईस्टर्न रेलवे वर्सेस मेसर्स ओडिशा कॉन्क्रीट, तो यहां पे भी क्या था, रेलवे ने एंटी थेफ्ट क्लिप खरीदनी होती है, तो 29 फर्म ने सेम प्राइस सेम हैंड राइटिंग में टेंडर फाइल कर दिया। डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन, ये भी इंडियन रेलवेज का था, यहाँ वॉल्व सप्लाई करने थे, तो फिर से 3 फर्में थी, भारत में अलग अलग जगह पे थी। अलग अलग जगह पे आप सामान भेजोगे, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग होता है, फ्रेट अलग होता है, तो सेम प्राइस कैसे हो सकता है आपका। इसी तरह से टाइन अरेंज, ये वर्टिकल से रिलेटेड केस स्टडी है, मोहित मंगलानी वर्सेस फ्लिपकार्ट का ये केस है, कि जहां पे एलिगेशन ये लगाया गया कि फ्लिपकार्ट वाले कुछ ही सेलर का क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंज्यूमर के पास चॉइस होती है, आपने खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना ना खरीदो, कोई फोर्सफुल वाली बात तो नहीं है। तो यहाँ पे CCI ने कहा ऐसा कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है। शमशेर कटारिया होंडा सील कार्स का था, यहाँ स्पेयर पार्ट से रिलेटेड था, जो कारें बेचती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं कि ये एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट कर लेते हैं या रिफ्यूजल टू डील, कि भैया जैसे यहाँ पे 14 मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई CCI ने, क्योंकि
नॉर्मल मार्केट में स्पेयर पार्ट मिलते नहीं, क्योंकि ये कंपनियां कंपेल करती हैं कि उन्हीं से इनका स्पेयर पार्ट वगैरह खरीदा जाए। सो इसलिए सीसीआई ने ऑर्डर पास किया, सीज आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इस चीज से दूर रहें। इसके बाद देखिए सब सेक्शन 5 है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसे हम एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं मानेंगे। अगर आप किसी और एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, जैसे आईपीआर हो गए, कॉपीराइट ट्रेडमार्क एक्ट में हो, तो फिर ऑब्वियसली ये एंटी कॉम्पिटिटिव हम कैसे मान सकते हैं। थोड़ा ये भी पता होना चाहिए, देखिए बिड रिगिंग जैसे हमने बात करी, या कोलूसिव बिडिंग, इसका मतलब होता है सेम बिड्स होगी, जानबूझ के आपने रेट बढ़ा दिए हैं या आपने एक दूसरे के खिलाफ बिडिंग नहीं कर रहे हैं, प्राइस वगैरह कैलकुलेट की, आपकी टर्म्स नॉर्म्स क्या है, सेम है, किसी और को आप बाहर वाले को घुसने नहीं दे रहे हो, या रोटेशनल बेसिस पे आपने एग्रीमेंट कर लिया है। ये किस तरह से हो सकता है, जैसे बिड सप्रेशन, जिसका मतलब हो गया कोई बिडिंग नहीं कर रहा है या उसने विड्रॉ कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री बिडिंग, जहां आपने बहुत सारी कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स पुट अप कर दिए हैं। बिड रोटेशन, आज मैं ले लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट, अगले साल तुम ले लेना। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मेन कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिलने दो, रॉ मटेरियल का आगे मैं तुम्हें सप्लाई कर दूंगा इस ढंग से। इसके बाद आता है सेक्शन 4 डोमिनेंट पोजीशन। देखिए ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जहां आप इंडिपेंडेंटली मार्केट में काम कर रहे हो और आपको कोई डिमांड सप्लाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो, जैसे रिलायंस टाटा, तो उसके बारे में हर कोई अच्छा ही सोचता है, कॉम्पिटिटर्स भी फेवरेबली आपके लिए सोचते हैं। सरकार कहती है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डोमिनेंट पोजीशन से, क्योंकि इससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन वगैरह बढ़ता है। प्रॉब्लम है उसके अब्यूज के साथ। तो अब्यूज देखिए ब्रॉडली हम कहें तो दो कैटेगरी का होता है, एक होता है एक्सप्लॉयटेटिव, ज्यादा रेट चार्ज करना, या एक्सक्लूजनरी, किसी और को मार्केट में घुसने नहीं देना। तो अब्यूज किस तरीके से हो सकता है, तो यहां पे हम 5 पॉइंट पे बात करेंगे। तो एक कोड की है कूल डैडी, जिसमें सी क्या है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया है लेकिन अगले के ऊपर क्या डाल दिए, एक्स्ट्रा कंडीशंस डाल दी। क्यों? क्योंकि आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो। यू से है अनफेयर या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस आपने लगाई हैं, जैसे इसी के अंदर ये प्रैक्टिसेस टर्म्स एंड कंडीशन से हो सकती हैं, प्राइस से रिलेटेड, जैसे प्रीडेटरी प्राइस, जिसका मतलब है आप सामान बेच रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे, टू थ्रो आउट व्हाट कॉम्पिटिटर्स। देन यू से है आप डोमिनेंट पोजीशन हो, आप तो एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर कर रहे हो। कूल, एल से आप लिमिट लगा रहे हो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पे। डी से आप बाकियों को मार्केट में घुसने नहीं दे रहे हो। यहां पे भी देखिए केस स्टडी है, वेलफेयर अपार्टमेंट एसोसिएशन वर्सेस डीएलएफ। तो उन्होंने लोगों से फ्लैट बुकिंग करवाए, लेकिन अगले को कौन सा फ्लैट, क्या साइज, क्या लोकेशन, कुछ नहीं बताया, तो अनफेयर है। या महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी कोल इंडिया, जहां पे आपने नॉन कोकिंग कोल सप्लाई करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रॉन्ग लगा दी। बीसीसीआई आईपीएल टीम्स, तो ये 2013 का केस है, आपने कोई कुछ लोगों को और टीमें बनाने के लिए एंटर नहीं होने दिया। अल्फाबेट इंक, जो कि गूगल का ही कह लीजिए एक पार्ट है, तो सीसीआई ने इनके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन किया कि ये अपने राइवल्स को आने नहीं देते अपना सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड यूज करते हुए। तो इसके साथ हमें पढ़ना चाहिए, देखिए सेक्शन 3 एंड 4 के साथ एसीए एंड ईडीपी से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी अगर ये होता है, तो इसलिए हम सेक्शन नंबर 18 आता है कि सीसीआई की यहां ड्यूटी है कि वो इसके ऊपर सेक्शन 19 में क्या करे, इंक्वायरी करे। कौन करेगा? सीसीआई। अगर सेक्शन 3 या 4 का डिफॉल्ट है, कैसे करेगा? 3 कंडीशन होती है। तो ये देखिए एक स्टार पॉइंट है, 100% आपको आना ही आना चाहिए। ये है 3 पॉइंट। पहला, सीओ मोटो अपने आप या कोई इंफॉर्मेशन किसी भी आदमी ने दी है या रेफरेंस दी है कि सरकार ने या सरकारी अथॉरिटी ने, जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। यहां पे ध्यान ये रखना है कि सीसीआई की पावर क्या है, वो यहां ऑर्डर नहीं देगी, इंक्वायरी करेगी, वो फैक्टर्स ले डाउन करेगी, क्या एंटी कॉम्पिटिटिव या अब्यूज है या नहीं है। जैसे फैक्टर्स एंटी कॉम्पिटिटिव के क्या हो सकते हैं कि आप किसी और को घुसने नहीं दे रहे हो, एंट्री बैरियर्स, कईयों को मार्केट से आप बाहर निकाल रहे हो, कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, या इंप्रूवमेंट प्रोडक्शन वगैरह में हो रही है, टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, इस तरह की चीजें हम देखेंगे। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड फैक्टर्स काफी लंबे चौड़े हैं, तो एक कोड की बनाई है, एसएमएस कर दिया है किसको, 2 एमएलए साहब को, कि एफडी करवा दिए है। जैसे डोमिनेंट पोजीशन देखना है तो क्या देखोगे, साइज ऑफ मार्केट, मोनोपोली सिचुएशन, आपका सर्विस नेटवर्क, क्या आप कॉम्पिटिटर्स को थ्रो आउट कर रहे हो। एम से मार्केट शेयर, एमएलए लिमिट लगा रहे हो आप, एंट्री बैरियर्स पुट कर रहे हो आप। एफडी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके क्या है, कंज्यूमर की डिपेंडेंस या कंज्यूमर की काउंटर वेलिंग पावर, मतलब बाइंग पावर, जिसका मतलब है वो नेगोशिएट कर सकता है, बड़ा बायर है। या वर्टिकल इंटीग्रेशन, जहां आपने कुछ स्टेजेस ऑफ ऑपरेशंस को भी टेक ओवर कर लिया है। और इससे पहले जैसे हमने फैक्टर्स पढ़ा था रेलिवेंट मार्केट के, ज्योग्राफिक मार्केट के एंड प्रोडक्ट मार्केट के, हम पहले ही देखे आ चुके हैं। तो दूसरा
जैसे हमने कहा सेक्शन 19 में 3 ग्राउंड है, सीओ मोटो या इंफॉर्मेशन मिली या रेफरेंस दिए सरकार ने, तो उसके ऊपर ये रेगुलेशन नंबर 12 है। देखिए ध्यान दीजिए, रेगुलेशन सीसीआई बनाता है, रूल्स इस एक्ट में कौन बनाता है? वो बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन सीसीआई बनाता है, सीसीआई की रेगुलेशन है कि इंफॉर्मेशन या रेफरेंस वगैरह कैसे देनी है। तो कहता है आप खुद दे आइए या भेज दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर से या फैक्स वगैरह से, और कोई भी आपसे सेपरेट एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो भी आप देंगे, और 7 दिन के भीतर भीतर देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आप देते हैं तो डिजिटली आपको साइन करने हैं। और जब आप ये एडिशनल इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी भर के देते हैं तो इन्होंने ये भी बताया प्रॉपर फॉर्मेट होगा, एरियल 12 फॉन्ट होना चाहिए, A4 साइज होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे 2 का मार्जिन रखें वरना 1 का मार्जिन रखें, और 8 कॉपीज देनी होंगी अनलेस कम या ज्यादा की जाए तो। साथ में जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं उससे रिलेटेड है रेगुलेशन 49 में फीस भी बताई गई है। इंडिविजुअल एचओएफ है तो 5,000, एनजीओ वगैरह हैं तो 10,000, फर्म एलएलपी पार्टनरशिप वगैरह है या कंपनी जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो 40,000, और 2 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ के बीच में है तो 1 लाख, वरना 5 लाख तक की आपके ऊपर फीस भी लगेगी। लेकिन सेक्शन 19 में इंक्वायरी करने से पहले देखिए सेक्शन 26 कहता है, और 26 ये कहता है कि कुछ प्रोसीजर है बिफोर इंक्वायरी, मतलब इंक्वायरी करने से पहले एक प्रोसीजर फॉलो करना है, जिसमें क्या होगा, सीसीआई अपने आप को सेटिस्फाई करेगी क्या प्राइमा फेसी केस एसीएडीपी का बनता है या नहीं बनता। नहीं बनता वो डिस्मिस कर देगी आपकी कंप्लेंट या रेफरेंस, और अगर बनता है वो डायरेक्शन देगी डायरेक्टर जनरल को। सेक्शन 16 में हम पढ़ेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, वो अपनी रिपोर्ट बना के देगा। रिपोर्ट में अगर कॉन्ट्रावेंशन मिलता है तो भाई साहब अब सेक्शन 19 में आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी, और अगर कॉन्ट्रावेंशन नहीं है तो एप्लीकेंट से ऑब्जेक्शन इनवाइट की जाएंगी। अगर ऑब्जेक्शन में कुछ सब्सटेंशियल है तो इंक्वायरी होगी, वरना इंक्वायरी नहीं होगी, और ये रिपोर्ट की कॉपी सभी पार्टीज को फॉरवर्ड भी कर दी जाएगी। और इसके बाद सेक्शन 27 एंड 28 में ऑर्डर आएगा सीसीआई का। 27 में सीसीआई ऑर्डर क्या देगा कि अगर एंटी कॉम्पिटेटिव या अब्यूज पता चलता है सेक्शन 19 की इंक्वायरी के बाद, तो वो कहेगा भाई साहब डिसकंटिन्यू, अब ये काम ना करें, या जितना गलत काम है उतने एग्रीमेंट को क्या करें, मॉडिफाई करें। ये पेनल्टी भी लगा सकते हैं, और मैक्सिमम 10% आपकी एवरेज टर्नओवर पिछले 3 साल की। लेकिन अगर आप कार्टेल हो तो हर एक एंटरप्राइज पे लगेगी 3 गुना आपका प्रॉफिट जिस साल से आप ये काम कर रहे हो, या फिर 10% आपका टर्नओवर हर साल का, दोनों में से विचएवर इज हायर। और ध्यान ये भी रखें अगर आप ग्रुप हैं तो हर मेंबर के ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। और एक केस है ये अपना सीसीआई वर्सेस एक्सेल क्रॉप्स का, जहां बहुत बढ़िया स्टार केस है, जहां ये बताया गया कि भाई साहब जो पेनल्टी लगानी है ना, टोटल टर्नओवर के ऊपर हम नहीं लगाएंगे, रेलिवेंट टर्नओवर, जिसका मतलब है अगर आप 5 प्रोडक्ट बेच रहे हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे रिलेटेड आपने एंटी कॉम्पिटेटिव या अब्यूज किया है तो उसी के ऊपर लगनी चाहिए, राइट। और 28 में डोमिनेंट पोजीशन से रिलेटेड ऑर्डर है कि यहां खतरनाक ऑर्डर ये दे रही है सीसीआई कि आप एक डोमिनेंट पोजीशन की एंटरप्राइज हो, अब आपका डिवीजन मींस आपको तोड़ दिया जाए। और कैसे तोड़ेंगे उसके लिए कोड की है मस्त फिल्म। एम से मॉडिफिकेशन वही एग्रीमेंट का, ए से आपके एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ए से आपका मेमोरेंडम आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा, एस से आपके शेयर कैंसिल या अलॉट किए जाएंगे, और टी से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि फर्म को हम तोड़ रहे हैं या यूं कह लीजिए एक नई कंपनी है आपका वाइंडिंग अप कर रहे हैं। लेकिन जैसे फर्म को तोड़ा गया, कुछ एम्प्लॉइज ऑफिसर निकाले जाएंगे, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन से आपको जो लॉस हुआ है उसके ऊपर कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। देर आफ्टर देखिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से रिलेटेड ये 2 सेक्शन है 21 एंड 21A। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्या है, कोई भी आप कह लीजिए सरकारी अथॉरिटी, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, काउंसिल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, बॉडी कॉर्पोरेट, जो किसी एक स्पेशल एक्ट में बनी है, ऑब्वियसली उसको क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। तो 21 एंड 21A कहता है कि अगर डिस्प्यूट है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास है तो वो अपना एक रेफरेंस दे सकता है, किसको, सीसीआई को, कि प्लीज आप थोड़ा इसके ऊपर देखिए। तो सीसीआई इसके ऊपर अपना डिसीजन देगा कितने दिन के अंदर, 90 डेज में। एंड रिवर्स है, इसी तरह से सीसीआई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी कुछ रेफरेंस मांग सकता है, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कितने दिन में देगा, 60 दिन में। दोनों में ये चीज क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसके बाद हम मूव करते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। सेक्शन 5 पहले ये बताता कॉम्बिनेशन क्या चीज है, उसने कही 3 चीजें। पहली बात, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, एक्विजिशन, जो हमने 2A में डेफिनेशन पढ़ी थी, या कंट्रोल करना।
और तीसरी बात है मर्जर या अमेलगमेशन, इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। लेकिन इसके लिए कुछ मॉनेटरी लिमिट्स हैं, मॉनेटरी लिमिट्स देख लीजिए। अगर दोनों इंटरप्राइज की, जिसका मतलब है एक्वायरर प्लस एक्वायर्ड की मिला के देखना है, अगर आप हिंदुस्तान के बाहर नहीं हो तो इन इंडिया में क्या देखनी है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप दोनों के एसेट्स या टर्नओवर, यहां बस एक सिंपल ये फॉर्मूला याद रखें। अकेली इंटरप्राइज का अगर आप इंटरप्राइज लेवल पे हैं या बना रहे हैं ग्रुप, पहली बात ग्रुप का मतलब देख लीजिए, ग्रुप का है कम से कम 2 या 2 से ज्यादा इंटरप्राइज हैं जिनके पास किसी और इंटरप्राइज के कम से कम 26% वोटिंग राइट है, या उसके आधे से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, या उनका मैनेजमेंट आपके पास है। तो एक हो गया आप इंटरप्राइज लेवल पे या आप ग्रुप हो, क्योंकि ग्रुप में ज्यादा है। तो कहता अगर इंटरप्राइज लेवल पे देख रहे हैं तो ज्वाइंट एसेट्स आपके हैं कम से कम 2000 करोड़ रुपए। अगर आपने ग्रुप की तरफ जाना है 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8000 हो गए यहां पे। और दूसरी लिमिट टर्नओवर के ऊपर है, टर्नओवर की तरफ आना है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इस तरह से। लेकिन अगर हिंदुस्तान के बाहर भी हैं तो हम चेंज क्या करेंगे, जैसे 2000 को बेस लिया था या 1000 को ले लीजिए, रुपीज को हटा के यूएस डॉलर लगाएंगे और करोड़ को हटा के आप लगाएंगे मिलियन। ग्रुप में गए तो देखिए 4 से मल्टीप्लाइड है, टर्नओवर में गए तो देखिए यहां 3 से मल्टीप्लाइड है। लेकिन एक एडिशनल कंडीशन यह है, मिनिमम इंडियन कंपोनेंट इंडिया में भी कम से कम आपके 1000 करोड़ के होने चाहिए। हर तरफ ये सेम है, चाहे ग्रुप हो या एंटरप्राइज हो। ऐसे ही टर्नओवर में 3000 वाली लिमिट सेम है। देन आपको कुछ एग्जाम्पशंस भी दी गई हैं। कहता जैसे पहली एग्जाम्पशन कौन दे सकता है, सेक्शन 5 से ये सेक्शन 54 है। ये रूल्स बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर होती है जो एग्जाम्पशन दे सकता है इन पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी एंटरप्राइज को। तो जैसे आरआरबी को 5 साल के लिए दी गई है, नेशनलाइज बैंक को 10 साल, जैसे मर्जर अमेलगमेशन होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी 5 साल है। या टारगेट एंटरप्राइज जिसको आप खरीद रहे हो उसके एसेट्स इंडिया में 350 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ तक की है, या जैसे हम कह रहे थे वोटिंग राइट ग्रुप के लिए कि 26% वोटिंग राइट अगर आपके पास है, ग्रुप मान लेंगे, तो वहां पे भी एग्जाम्पशन है। पहली कंडीशन ये है 50% से वोटिंग राइट कम हो तो 26% से तो हो गए या उससे ज्यादा हो गए तो 5 साल के लिए आपको एग्जाम्पशन दी जा सकती है। एसेट्स की जब हम वैल्यूएशन करेंगे वो बुक वैल्यू के हिसाब से करेंगे, डेप्रिसिएशन पक्का माइनस करेंगे और हम इंटेंजिबल एसेट को भी ऐड करके ही चलेंगे। देयर आफ्टर हमें कॉम्बिनेशन से दिक्कत नहीं है, बस हमें सेक्शन 6 क्या कहता है, हमें उसको रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट का मतलब यह है कि आपका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे। तो जैसे आप कॉम्बिनेशन बनाते हो कोई टेंशन नहीं है, आप क्या करें, सेक्शन 6(2) वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सब सेक्शन भी आपको याद रहे तो अच्छी बात है कि भैया इसके लिए आप नोटिस दीजिए। ये प्रेस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म नंबर 1 और 2, पूरा डिस्क्लोजर बताइए, 7 दिन के भीतर बताइए। देखिए पहले ये 30 दिन का टाइम होता था, ये अमेंडमेंट के बाद 7 दिन है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने दोनों ही टाइम मेंशन से भी किए हुए हैं, वो भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो 7 दिन के अंदर आप सीसीआई को नोटिस दीजिए। कहां से 7 दिन स्टार्ट होंगे, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मर्जर एमलगमेशन अप्रूव कर दिया या एक्विजिशन का एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया। लेकिन आपका कॉम्बिनेशन कब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक 210 दिन ना बीत जाए जिस दिन आपने सीसीआई को नोटिस दिया, या सीसीआई का 31 में क्या ना आ जाए, ऑर्डर आ जाए, विच एवर इज व्हाट अर्लियर। और इसके बाद सीसीआई क्या करेगी, देखिए ऑब्वियसली नोटिस दिया, सीसीआई इंक्वायरी वगैरह इसके ऊपर करेगी, उसके ऊपर हम पढ़ते हैं। लेकिन आगे एक एग्जाम्पशन है, कोई रेगुलेट आपको नहीं किया जाएगा। अगर देखिए कोई शेयर खरीदे गए हैं या फाइनेंसिंग फैसिलिटी है या खरीदा है किसने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड या बैंक वगैरह ने ऐसा किया है ड्यू टू एनी लोन एग्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट एग्रीमेट, प्रोवाइडेड उन्होंने सीसीआई को 7 दिन के अंदर फॉर्म नंबर 3 के अंदर सारी डिटेल्स कॉम्बिनेशन की बता दी हैं। और इसी तरह से सीसीआई ने देखिए कुछ ग्रीन चैनल भी इंट्रोड्यूस किया है कि हम आपके ऊपर रेगुलेशन वगैरह नहीं लगाएंगे। तो अब कॉम्बिनेशन जैसे 6(2) में आप 7 दिन में नोटिस देते हैं तो सीसीआई इसके ऊपर क्या करता है, इंक्वायरी करता है। तो इसलिए उसके सेक्शन हम साथ में लेके चलेंगे। सेक्शन नंबर 20 में इंक्वायरी होती है। यहां पे भी इंक्वायरी के देखिए 2 पॉइंट है, या तो सीओ मोटो करेगा या जैसे आपको 6(2) में क्या मिला, नोटिस मिला। हाँ, लेकिन इंक्वायरी 1 साल के भीतर आपने करनी है। मतलब 1 साल अगर बीत गया है तो आप इंक्वायरी नहीं कर पाओगे कॉम्बिनेशन की। इंक्वायरी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको प्राइमा फेसी लगता है एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन हुआ है। और साथ में सेक्शन 20 से कहता है जो हमने लिमिट पढ़ी है एसेट टर्नओवर की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हर 2 साल में चेंज करती रहेगी, जो भी इन्फ्लेशन को देखते हुए, होलसेल प्राइस को देखते हुए। यहां पे भी सेक्शन 20 में कोई ऑर्डर नहीं आएगा सीसीआई का, वो फैक्टर्स ले डाउन करेगी कि भैया कॉम्बिनेशन के लिए कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं। एक सिंपल कोड की है, सीबीएसई आपने पास किया, उसके बाद आईपीसीसी आपने पास किया, फिर क्या बन गए, मैं प्रैक्टाइजिंग
चार्टर्ड भी। तो कंपटीशन लेवल देखें, बैरियर्स देखें, सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी देखें, कंज्यूमर को फायदा नुकसान देखें, इनोवेशन लेवल, प्राइस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना, कॉम्बिनेशन लेवल बढ़ना, कंपटीशन अफेक्ट ड्यू टू कॉम्बिनेशन या वही काउंटरवेलिंग पावर, मार्केट शेयर कॉम्बिनेशन का पॉसिबिलिटी कि बिजनेस गिर तो नहीं रहे, खत्म तो नहीं हो रहे, चांसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स टू बी थ्रोन आउट या फॉर वर्टिकल इंटीग्रेशन। देन सेक्शन नंबर 29 में प्रोसीजर क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बाय सीसीआई। तो पहली बात तो आपने प्राइमा फेसी वही देखना है, एईसी तो नहीं है, अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। तो उसके लिए फिर क्या करेगा सीसीआई, एक शो कॉज नोटिस जारी करेगा पार्टीज को कि आप 30 दिन के अंदर हमें अपना रिस्पॉन्स दें, और रिस्पॉन्स मिलने पे सीसीआई डीजी को कहेगा आप अपनी एक रिपोर्ट बना के दीजिए, और पार्टीज को एक डायरेक्शन करेगा अपने इस कॉम्बिनेशन की डिटेल्स पब्लिश करो, और ये जो डायरेक्शन देगा विद इन 7 डेज ऑफ वर्किंग डेज ऑफ रिसीट ऑफ रिस्पॉन्स या डीजी की रिपोर्ट आने पे विच एवर इज लेटर। और जैसे उन्होंने डायरेक्शन दे दी पब्लिश करने की, आप 10 वर्किंग डेज के अंदर उसे पब्लिश करोगे फॉर्म नंबर 4 के अंदर, और पार्टीज को इससे रिलेटेड एक प्रूफ भी देना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर, और अफेक्टेड पार्टीज को भी सीसीआई इनवाइट करेगी, अपनी ऑब्जेक्शंस आप दे सकते हैं 15 दिन के भीतर दे सकते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपसे मांगी जाती है तो वो भी 15 दिन में देंगे, 15 दिन में मांगी जा सकती है, और नेक्स्ट 15 दिन में आप उसे देंगे, और उसके बाद सीसीआई आने वाले 45 दिन के अंदर अपना क्या जारी कर देगा, ऑर्डर इश्यू कर देगा। 31 में देखिए यहां पे सीसीआई का ऑर्डर आएगा कॉम्बिनेशन के ऊपर, अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं है फिर तो कॉम्बिनेशन हो गया अप्रूव, वरना अगर है तो वो कहेगा ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, या क्या कह सकता है आप इस अपने कॉम्बिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, उसके लिए सीसीआई एक प्रपोजल दे देगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं बात खत्म, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो हम मान लेंगे ये एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है। हाँ, आपको एक रेमेडी जरूर दी गई है, आप काउंटर प्रपोजल दे सकते हैं 30 दिन के अंदर, सीसीआई मान ले बात खत्म, नहीं माने तो आपको फर्दर 30 दिन दिए जाएंगे कि आप उसकी मॉडिफिकेशन को मान लें। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। और ध्यान दीजिए अगर सीसीआई ने कहा ये कॉम्बिनेशन नहीं करना है लेकिन आप नहीं मानते तो स्वाभाविक है आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और दूसरी बात कहता है हम इसे मान लेंगे कि आपको कॉम्बिनेशन अप्रूव हो गया अगर सीसीआई अपना ऑर्डर नहीं देती है 90 डेज के भीतर 90 दिन के भीतर अगर वो अपना हाँ या ना आपको ना बताए तो मान लेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं है, और इस 90 दिन में जो आपको 30 दिन दिए गए थे और फर्दर 30 दिन जो और दिए गए हैं उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और इस 90 दिन पे भी आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है तो हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर आता है सीसीआई के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 7 से 17 एंड चैप्टर नंबर 4 उसके फंक्शंस 18 से 40, जिसके बारे में हमने पहले ही एसीए और एडीपी से रिलेटेड कई सेक्शन पढ़ लिए। सीसीआई का जब आप चैप्टर 3 पढ़ते हैं तो देखिए उसका आंसर काफी हद तक सेम है, क्योंकि सीसीआई के ऊपर एक अलग से अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं एनसीएलटी नक्लैट, जिसके बारे में आप बेसिकली पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8A के अंदर। देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं और मेनली कह लीजिए सेक्शन 53A से लेकर के T तक हम पढ़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं नक्लैट के खिलाफ 53T के अंदर। तो ये 3 अथॉरिटी आपको पता होनी चाहिए, कहने का मतलब आप नॉर्मल कोर्ट में केस कर नहीं सकते। तो सीसीआई और नक्लैट का जो काफी हद तक जो कंटेंट है आंसर है वो सेम है। तो पहली बात सेक्शन 7 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाएगा, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, हेड ऑफिस ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है। कॉम्पोजिशन में एक चेयरपर्सन होगा, मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम होंगे 6, और ये सारे के सारे होल टाइमर होंगे, पार्ट टाइमर नहीं होगा। क्वालिफिकेशन क्या है इनका, 15 साल का तजुर्बा होना चाहिए। जो भी आपने आज तक कॉमर्स में सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इनको अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसका नॉमिनी, या 4 मेंबर होंगे जिसमें से एक एमसीए से लिया जाएगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से, 2 होंगे एक्सपर्ट। सीसीआई के ऊपर जो ये सिलेक्शन कमेटी है इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो ये कहती है सिलेक्शन कमेटी का टेन्योर रहेगा 1.5 बरस तक। रूल नंबर 3 में सीसीआई में कोई भी वैकेंसी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी को रेफर करेगा, और 120 दिन के अंदर अंदर सिलेक्शन कमेटी आपको 3 लोगों का नाम बताएगी जिसमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 10 कहता है इनका टेन्योर सीसीआई के चेयरपर्सन मेंबर का कितना रहेगा, 5 साल तक, या आपकी 65 साल की उम्र ना हो जाए, मतलब विच एवर इज लेस। और अगर
चेयरपर्सन साहब नहीं है, डेथ होगी, इलनेस हो गया, जो भी है, तो सीनियर मोस्ट मेंबर ही क्या करेगा, प्रिसाइड करेगा। और जैसे ही आप चेयरपर्सन या मेंबर बनते हैं, देखिए आपको ओथ लेनी है सीक्रेसी की, तो चेयरपर्सन को ये दिलाएगा मिनिस्टर किसका, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स का, फॉर्म 1 एंड 2 में। मेंबर के लिए भी यही फॉर्म है, लेकिन उसको दिलाएगा चेयरपर्सन। चेयरपर्सन नहीं है तो सीनियर मोस्ट मेंबर, वो भी नहीं है तो सेक्रेटरी, यही अपने डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स में। देन सेक्शन 11 में आप रिजाइन कर सकते हैं, नोटिस दीजिए, राइटिंग में दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए, कारण बताइए, लेकिन आपको ऑफिस में बने रहना पड़ेगा। 4 लिमिट्स हैं, विच एवर इज अर्लियर, 3 महीने, या जब तक सक्सेसर ना आ जाए, या आपका टेन्योर एक्सपायर ना हो जाए, या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिट ना कर दे। रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कारण क्या रहेंगे, कोड की है आई सीए प्रैक्टिसिंग। आप इनकेपेबल हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, या पर्सनल इंटरेस्ट है, या कन्विक्टेड हो गए मॉरल टर्पिट्यूड में, या अब्यूज किया, या आप पेड एम्प्लॉयमेंट में ड्यूरिंग टेन्योर इन्वॉल्व हैं, कहीं नौकरी नहीं ले सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जहां पर्सनल इंटरेस्ट है या अब्यूज सीधा ही नहीं निकाल देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक रेफरेंस देगी सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी करेगा, तभी आपको निकाला जाएगा। सेक्शन 12 ये है, जैसे आपका टेन्योर खत्म होता है, जैसे हमने कहा 5 साल या 65 साल का, तो उसके बाद 2 साल तक आप उस एंटरप्राइज को नहीं ज्वाइन कर सकते जिसका केस आपके आगे लगा हुआ था। लेकिन यह एक्सेप्शन है कि आप सरकारी किसी अथॉरिटी जिसका केस लगा था वहां कर सकते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी हो, स्टैट्यूटरी हो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो, या चाहे कोई गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो। देर आफ्टर सेक्शन 13 में चेयरपर्सन साहब की देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल की पावर है। देन सेक्शन नंबर 14 में देखिए सैलरी एंड अलाउंसेस वगैरह आता है इनका, तो जो कि चेयरपर्सन साहब का 4 लाख रुपए महीना, मेंबर्स का 3,75,000 पर मंथ रहेगा। और सीसीआई की कोई भी कार्रवाई आप चैलेंज या इनवैलिडेट नहीं कर सकते हैं कि उनके कॉम्पोजिशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में, अपॉइंटमेंट में, या कोई वैकेंसी है या इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर है। डायरेक्टर जनरल देखिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आता है सेक्शन 16 में, लेकिन उसके फंक्शंस बताए गए हैं सेक्शन नंबर 14 के अंदर, उसकी ड्यूटीज, जो कि आता है चैप्टर नंबर 5 के अंदर। तो डीजी बनाया गया है, वो सीसीआई की असिस्टेंस के लिए बनाया गया है। और इस डीजी में भी देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि उसके निचले जो ऑफिसर हैं, एडिशनल है, ज्वाइंट है, असिस्टेंट है, या अदर्स वगैरह रहेंगे। और ये लोग भी जो इनका एलिजिबिलिटी है, इनका भी वही तजुर्बा जो आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन में रहे। तो मेन इनकी पावर्स क्या है, सेम वही है जो सीसीआई की पावर अंडर सेक्शन 36 में है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो कि अपीलेट ट्राइब्यूनल की भी पावर है, या इनकी पावर एज गुड एज इंस्पेक्टर है कंपनीज एक्ट के मुताबिक, बिकॉज इन्होंने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। सीसीआई में जैसे हमने पढ़ा चेयरपर्सन एंड मेंबर है, लेकिन इसके अलावा आप सेक्रेटरी, ऑफिसर, एम्प्लॉइज या एक्सपर्ट भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि सीसीआई अपने फंक्शंस ढंग से क्या कर सके, डिस्चार्ज कर सके। तो ये यहां पे आपके समाप्त होता है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर सीसीआई के फंक्शंस आ गए, जिसमें से बहुत सारे सेक्शन हमने पहले पढ़ लिए। 22 कहता है सीसीआई अपनी मीटिंग्स करेगा, टाइम एंड प्लेस जो उन्हें ठीक लगे। उनकी मीटिंग में कम से कम कोरम में 3 लोग होने चाहिए। अगर चेयरपर्सन नहीं आएगा, सीनियर मोस्ट मेंबर प्रिसाइड करेगा। डिसीजन बाय मेजॉरिटी ही लिए जाएंगे, जो मेंबर आए हैं और उस पर क्या डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। लेकिन अगर इक्वालिटी हो जाती है तो यहां चेयरपर्सन को कास्टिंग या एक सेकंड वोट भी मिलेगा। 32 में यह आता है कि अगर एसीए एडीपी, क्योंकि इससे पहले वाले सेक्शन देखिए हमने कर लिए हैं, इसलिए 32 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एसीए एडीपी या कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान के बाहर भी होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया हो रहा हो, तो सीसीआई ही आपका रेगुलेटर और अथॉरिटी रहेगी, वो सारे ऑर्डर, डायरेक्शन वगैरह दे सकता है। 33 में है सीसीआई कोई भी इंटरिम ऑर्डर जारी कर सकती है, जिसका मतलब होता है इंजंक्शन या रिस्ट्रेंट या किसी के ऊपर स्टे लगाना, इन्हीं सेक्शन 3, 4, 6 से रिलेटेड। और उसको 90 दिन के अंदर अंदर देखिए अपना क्या देना होता है, एक फाइनल ऑर्डर भी देना होता है। और ऑर्डर के ऊपर स्वाभाविक है साइन भी डलेगी, डेट भी डलेगा बाय मेंबर जो सीसीआई के हैं, इंक्लूडिंग डिसेंटिंग मेंबर भी। और किसी के खिलाफ भी देखिए जब आप ऑर्डर देते हैं तो स्वाभाविक है उसको आप क्या देंगे, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देंगे। 34 सेक्शन देखिए ओमिट हो गया। 35 है, ये सेम आप देखिए, आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी देखेंगे, तो सीसीआई के आगे जब अपियर होना है तो आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं इन पर्सन, या आप 5 लोगों की सहायता यहां पे ले सकते हैं। ये 5 लोग कौन हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस, लीगल प्रैक्टिशनर, या एनी ऑफ ऑफिसर। एनी ऑफ ऑफिसर किसका, कोई भी पर्सन हो, आप एंटरप्राइज हो, ध्यान दीजिए ये पर्सन एंटरप्राइज में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट वगैरह कोई भी हो आप, तो
ये अलाउड है आपके बिहार पे। 36 इंपॉर्टेंट है, अगेन एपलेट ट्राइब्यूनल में सेम दिखेगा। सीसीआई को पावर दी गई है वो अपना काम करने का अपना ओन प्रोसीजर रेगुलेट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 को फॉलो करें, लेकिन उनके पास सीपीसी की पावर है जो क्या होती है, समन इश्यू करना, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, इश्यूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, पासिंग एक्सपर्ट ऑर्डर, रिव्यूइंग इट्स ओन डिसीजन। आप सब कुछ अपना ये कर सकते हैं। आपकी कार्रवाई बिल्कुल जुडिशियल इन नेचर है और आप फॉलो करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और अपने डिसीजन मेकिंग में आप बाहर के एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल की राय भी ले सकते हैं। सेक्शन 37 ओमिट है, 38 में है, अगर आपके ऑर्डर में कोई मिस्टेक है, अपैरेंट है, तो उसको आप रेटिफाई कर सकते हैं अपने आप भी या किसी पार्टी के कहने पे भी। देन है, अगर कोई पेनल्टी आपने लगाई है उसकी रिकवरी करनी है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स की धाराएं ही लगेंगी। सेक्शन 40 देखिए ओमिट हो गया। 41 हमने चैप्टर नंबर 5 डीजी पे देख लिया था। इसके साथ हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 जो कि पेनल्टीज पे है, 42 से 48। तो पेनल्टीज में ध्यान दीजिए, हमें एक तो सेक्शन हो गए, दूसरा होगा किस बात की पेनल्टी और पेनल्टी किस पे लगेगा। ये आंसर हर जगह सेम है, कोई भी पर्सन हो सकता है। पेनल्टी लगाएगा कौन, नॉर्मली आप देखेंगे सीसी लगाएगा। एक दो पॉइंट में बस हमें ध्यान रखना है। जैसे 42 कहता है कि भाई साहब पेनल्टी किस बात की, आपने सीसीआई के ऑर्डर्स जो भी जितने भी पीछे सेक्शन आया आपने नहीं अगर फॉलो किया है तो आपको 1 लाख रुपए प्रतिदिन मैक्सिमम 10 करोड़ तक का फाइन लग सकता है। लेकिन अगर आपने ये फाइन नहीं दिया है तो जेल भी हो सकती है 3 साल की, और फाइन का अमाउंट बढ़ा के 25 करोड़ और बोथ भी हो सकता है। लेकिन जेल में भेजने की पावर ध्यान दीजिए सीसीआई की नहीं है। वो जेल कौन भेजेगा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्यों, क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 7 में पढ़ा कि सीसीआई का हेड ऑफिस है ही कहां पे, न्यू दिल्ली है। 42A कहता है अगर सीसीआई के ऑर्डर नहीं माना, इस वजह से किसी भी पर्सन को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो आपको वो लॉस के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो सीसीआई का ऑर्डर नहीं माना तो वो कॉम्पनसेशन जो आपने निकलवाना है ना, उसके लिए एक रिकवरी एप्लीकेशन आप सीसीआई को नहीं देंगे, उसके ऊपर वाली अथॉरिटी एपलेट ट्राइब्यूनल को देनी है। एक ये ध्यान रखना है। देन 43 में है कि भाई आपने सीसीआई एंड डीजी का जो सिविल कोर्ट वाला सेक्शन था, सिविल कोर्ट वाली पावर है, वो नहीं मानी तो 1 लाख रुपए पर डे या मैक्सिमम 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। 43A वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है, देखिए कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। जब हमने कहा था सेक्शन नंबर 6(2) के अंदर कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं 7 दिन के भीतर आपने सीसीआई को बताना है, लेकिन आपने नहीं बताया तो आपकी टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 1% या टोटल एसेट का 1% विच एवर इज हायर, पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। एंड 44 भी देखिए 43A से रिलेटेड है कि अगर आपने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स या दी ही नहीं है, तो आपके ऊपर मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन लगा देंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन गलत या नहीं दी है तो 45 में 1 करोड़ तक का फाइन रहेगा। 46 बढ़िया सेक्शन है, आपके ऊपर लेसर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर आप कार्टेल वगैरह में इन्वॉल्व हैं। एक तरह से यूं कह लीजिए आप विसल ब्लोअर हैं तो आपको एक रिलीफ दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड ये लेसर पेनल्टी रेगुलेशंस 2009 है। तो यहां पे रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहती है कि आप कार्टेल वगैरह में इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपने पूरा क्या कर दिया, डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया, आप पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं और आपने एज ए इंटरप्राइज आगे जो इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है वो भी सब बता दिए हैं आपने सीसीआई को। तो इसलिए सीसीआई क्या देखेगी, किस स्टेज पे आपने डिस्क्लोजर किया, आपके इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या है या सीसीआई के पास सबूत क्या है। तो रेगुलेशन नंबर 4 कहती है अगर आप पहले एप्लीकेंट है तो 100% तक आपकी पेनल्टी माफ हो सकती है, और लेकिन अगर आप सेकंड इन प्रायोरिटी हैं तो 50%, थर्ड इन प्रायोरिटी हैं तो 30% तक की आपकी पेनल्टी माफ हो सकती है। और एक और ध्यान दीजिएगा, जब भी पेनल्टी सीसीआई लगाएगा, एक केस है एससीएम सॉलिफर्ट लिमिटेड का कि भैया हम पेनल्टी लगाते समय पेनल्टी डिफॉल्ट की है, मतलब हम मेंसरिया नहीं देखेंगे। मेंसरिया का मतलब आपकी विलफुल इंटेंशन है या नहीं है, वो नहीं देखेंगे। सिंपल आपने डिफॉल्ट किया है, पेनल्टी लगेगी। तो इसके बाद वी मूव टू चैप्टर नंबर 7। एक ही सेक्शन क्या है, 49 कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, जिसका मतलब भी हमें कॉम्पिटिशन को एडवोकेट मींस प्रमोट करना, आगे बढ़ाना है। तो इस सेक्शन के अंदर कुछ नहीं है, बस सीसीआई इसी के लिए सुटेबल मेजर्स वगैरह लेगी। और अगर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ सीसीआई से इस बारे में कुछ जानकारी जानना चाहती है, उनके व्यूज ओपिनियन, तो वो 60 दिन के अंदर अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन भी फर्निश करेगी। चैप्टर नंबर 8 में आता है सीसीआई के फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो पहली बात है पैसा कौन देगा सीसीआई को चलाने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी।
पार्लियामेंट इसे अप्रूव करेगा। और 51 कहता है इस एक स्पेशल हम फंड बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कंपटीशन फंड। किससे बना? 51 में जो सरकार से ग्रांट्स मिले या कोई भी जब फीस फूस आती है सीसीआई के पास आपको देनी पड़ती है हर काम की, या इन पैसे को बैंक में रख के जो इंटरेस्ट आ गया, इसका यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली सीसीआई की सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा और एक कमेटी भी बना दी जाएगी इस फंड को मैनेज करने के लिए। और जब भी आपने कोई स्पेंडिंग करनी, खर्चा करना है इसमें से, तो आपको फॉलो करने हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, आपने फॉलो करने हैं। 52 में आपका आता है अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो अकाउंट्स कैसे बनाने हैं तो सीजी बताएगा, किससे पूछ के? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से पूछ के, सीएजी से पूछ के। और इसके लिए आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, वो फॉलो करने हैं। और आपने अकाउंट्स कौन से बनाने हैं? बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, शेड्यूल टू द रूल्स, राइट, ये सब कुछ आपने बनाना है। और अकाउंट्स को के ऊपर साइन कौन करेगा? चेयरपर्सन या कम से कम एंड एक मेंबर भी करेगा। और फिर अकाउंट्स बना के इसके ऑडिट के लिए रेफर कर दिया जाएगा सीएजी को या उसके किसी अपॉइंटेड पर्सन को 3 महीने के अंदर अंदर, साल खत्म होने के। एंड वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बना के भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, जो आगे पेश होगी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। और ये अकाउंट्स आने वाले, इस साल के अकाउंट्स हैं तो आने वाले 10 साल तक आपने प्रिजर्व करने हैं। और ऑडिट भी देखिए सीएजी करेगा या उनका पर्सन अपॉइंटेड करेगा, खर्चा सीसीआई बेयर करेगा और उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट भी बनेगी, राइट। इसी के ऊपर सेक्शन नंबर 53 आ जाता है। एक एनुअल रिपोर्ट भी बनाई जाएगी सीसीआई के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। यही कंपटीशन एडवोकेसी से रिलेटेड जो सीसीआई ने अपनी एक्टिविटीज करी हैं। और ये एनुअल रिपोर्ट 180 दिन के अंदर, साल खत्म होने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी, जो पेश की जाएगी बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इसके साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8A, अपना अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि 53A से U कह लीजिए है, लेकिन बीच में से कई सेक्शन हटा दिए गए हैं। 53A में अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा, जो कि कौन होगा? कंपनीज एक्ट में ही जो नक्लैट है। 53B में आप इसके पास अपील करेंगे 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपको ऑर्डर की सीसीआई की कॉपी मिली, और 60 आगे आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। अब अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या देगा? कोड की है CMC, कैंसल, कंफर्म, मॉडिफाई, आपको ROH देने के बाद। और ये डिसीजन इनका एक्सपीडाइट होना चाहिए, 6 महीने के भीतर आएगा। सेम यही आंसर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो 53T के अंदर कॉपी पेस्ट आंसर है। देन 53N कहता है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल अवार्ड करेगा कॉम्पनसेशन से रिलेटेड जब सीसीआई की फाइंडिंग है, या 42A का ऑर्डर है, या 53Q का ऑर्डर है। 53Q में क्या होता है कि भाई अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल का आप ऑर्डर नहीं मानेंगे, कौन है आप, कोई भी एंटरप्राइज ऑर्डर नहीं माना है या डिले किया है, तो भैया इससे किसी को अगर लॉस होता है तो वो एक्शन ले सकता है रिकवरी के लिए, जिसके ऊपर अपीलेट ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर देगा। आपको जेल भेज सकता है 3 साल तक और 1 करोड़ तक का फाइन, और बहुत जितना लॉस आपने उसको किया है उसकी रिकवरी आपसे करवाई जाएगी। क्योंकि जेल भेजने की बात है तो कॉग्निजेंस कौन लेगा? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली, जब अपीलेट ट्राइब्यूनल का ऑफिसर उसको एक रिटर्न कंप्लेंट देगा। 53O देखिए, यही मैंने पहले बताया था, सेम आंसर 36 वाला है कि अपीलेट ट्राइब्यूनल की पावर कौन सी है? वही सिविल कोर्ट वाली है। और लीगल रिप्रेजेंटेशन वही, जैसे हमने पहले भी 35 में पढ़ा, 5 लोग थे, इन पर्सन CA लीगल प्रैक्टिशनर, आपके ऑफिसर वही रहेगा। और अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल का आप ऑर्डर नहीं मानते हैं तो 53U कहता है तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। और पावर वही है जैसे हाई कोर्ट की होती है अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। आखिरी चैप्टर नंबर 9 आता है मिसलेनियस। तो उसमें पहले ही 54 से 66 है। 54 हम पहले देख चुके हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है किसी भी एंटरप्राइज को एग्जम्पशन देने की। 55 में वो कोई भी डायरेक्शन सीसीआई को दे सकता है। और 56 बढ़िया सेक्शन है, वो सुपरसीड कर सकता है सीसीआई को, मींस टेक ओवर कर सकता है। कब? अगर सीसीआई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, फेलियर है या पब्लिक इंटरेस्ट में कह लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगा। दैट मीन्स वही सीसीआई का काम करेगा। तो जितने भी चेयरपर्सन मेंबर्स हैं उनको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, और 6 महीने में ये रिकॉन्स्टिट्यूशन करके एक तरह से फ्रेश सीसीआई बना देगा। देन सेक्शन 60 में ध्यान रखिए, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है ओवर अदर लॉस। लेकिन 62 और 60 बड़े इंटरेस्टिंग है। 62 कैसे? 62 कहता है ये एक्ट लगेगा इन एडिशन नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लॉस। मतलब किसी और एक्ट को नीचा दिखाने की भावना नहीं है, लेकिन जहां जहां, ध्यान दीजिए इन दोनों में, जहां जहां मतलब ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, 60 वर्सेस 62, जहां जहां कंसिस्टेंसी होगी,
किसी और एक के साथ, तो नेचुरल है कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा, 62 प्रिवेल, बिकॉज इसे कहते हैं हम नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज, ओवर राइडिंग इफेक्ट कंपटीशन एक्ट का रहेगा ओवर एनी अदर लॉ इन फोर्स। बीच के 2-3 सेक्शन ऐसे ही हैं कि भाई रूल्स बनाने की पावर स्वाभाविक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और रेगुलेशन बनाने की पावर किसकी है, वो है आपके सीसीआई की। तो यहां मैं इसे समाप्त करता हूं। होप सो ये आपके लिए एक फटाफट रिवीजन थी। ये मेरे हैंड राइटर नोट्स हैं, ऑब्वियसली एक एक वर्ड मैं लिखवाता हूं, लेकिन ये इजी हो जाते हैं पेपर में आपको ले जाने में। ओपन बुक है ये, तो आप सिंपल इसी को साथ में ले जाते हो, तो इसी से एक सीधा सीधा आपको आंसर तरीके से देख के आप लिख सकते हैं। गुड लक, गॉड ब्लेस।